Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I welcome you all in our channel. Today we are going to discuss the chapters of class 10th geography. ठीक है? नहीं, हम शेयर कर रहे हैं कौन सा चैप्टर? पॉलिटी. पॉलिटी जैसे आप सिविक्स से भी जानते हैं. फर्स्ट चैप्टर वी आर स्टार्टिंग, दैट इज पावर शेयरिंग. द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग. सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग और व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? जब आपके देश में डिक्टेटरशिप होती है तो पावर शेयर होती है क्या? नहीं. डिक्टेटरशिप का मतलब होता है देयर इज वन पर्सन हु रूल द होल कंट्री. पूरी के पूरे देश में किसका रूल चल रहा है? एक इंसान का चल रहा है, डिक्टेटर. एज एन एग्जांपल आप देखते हो एट प्रेजेंट नॉर्थ कोरिया. ठीक है, किम जोंग उन, ये भाई साहब क्या है? इनको डिक्टेटर बोला जाता है, लेकिन हालांकि अपने देश में इलेक्शन कराते हैं, वो सब ठीक है. सबसे ज्यादा वोटों से जीतता भी है. क्यों सबसे ज्यादा? मतलब 100% वोट से जीतता है. जितने लोग हैं वो सारे लोग उसी को वोट करेंगे, कोई दूसरा खड़ा ही नहीं होता उसके अपोजिट. ठीक है, वहीं पे आते हैं हम डेमोक्रेसी में. तो डेमोक्रेसी में आपने क्या देखा कि हम सब मिलके क्या करते हैं? वोट देते हैं. और कभी एक्स पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, कभी वाई पॉलिटिकल पार्टी जीतती है. तो इट डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द पीपल कि वो किसको जिताना चाहते हैं. ये कब पॉसिबल होता है? जब आपके देश में पावर शेयरिंग नाम की चीज होती है. तो पावर शेयरिंग क्या होती है? जब हमने अपनी देश में देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, among different social group, among different religious group, among different people, citizen of the nation. तो हमने क्या किया? हमारे देश की गवर्नमेंट ने अपने पावर को अलग अलग जगह डिवाइड कर दिया. इसे कहा जाता है पावर शेयरिंग. ठीक है, तो सबसे पहले आता है कहानी बेल्जियम की. दो देश का हम एग्जांपल देंगे. एक लेंगे एक बेल्जियम और दूसरा देश हमारा है श्रीलंका. ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी बुक में दिया है. सिर्फ मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, बट वी हैव टू फोकस ऑन दीज टू कंट्रीज एज दीज टू कंट्रीज आर देयर इन आवर सिलेबस. बेल्जियम जो कि यूरोप की एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा देश है, हरियाणा से कम वहां पे पॉपुलेशन है, या अप्रोक्सीमेटली उतनी ही पॉपुलेशन है. इतनी पॉपुलेशन में आप देखते हैं कि ये 3 देशों से घिरा हुआ है. एक देश है डच मतलब डेनमार्क, दूसरा देश है जर्मनी और तीसरा देश है फ्रांस. इन तीनों देश के बीचों में वो घिरा हुआ है. अब आपको पता है एक छोटा सा देश, फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर रूम जहां पे आप बैठ के पढ़ रहे हो, उस रूम की अगर 3 बाउंड्री 3 पर्टिकुलर देश से घिरी हो, तो बट ऑब्वियस है द पर्सन हु इज लिविंग देयर, यहां पे जो इंसान रहता है उसका कल्चरल एथिकल थिंग्स, उसका बोल चाल रहन सहन कैसा हो जाएगा? जो उसके बाजू में बहुत सारे लोग रहते हैं उनके जैसे. समझ आ रहा है? लेफ्ट साइड पे जो रहता है तो उनके बगल में जो 2 लोग रहते हैं उनके जैसे हो जाएगा. राइट साइड में जो लोग रहते हैं बाउंड्री, वो अपने नेटिव सिटीजन्स के साथ क्या कर रहे होंगे? कल्चर्स को एक्सचेंज कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे. तो हमने देखा जब हम बेल्जियम में जाते हैं तो बेल्जियम में 2 रीजन वहां प्रोमिनेंट है. एक कंट्री साइड मतलब टू द होल कंट्री व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, और एक है वहां की कैपिटल रीजन. कैपिटल वहां की क्या है? क्वेश्चन आता है ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम. ठीक है, अब हम देखते हैं वहां पे कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन कैसा है. तो हमने देखा जब कंट्री साइड पे जाते हैं मतलब पूरे देश में, तो 59% वहां पे कौन रहते हैं? 59 पीपल वहां पे डच स्पीकिंग पीपल है. ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करेंगे 40% पीपल कौन से हैं? फ्रेंच स्पीकिंग है. जो बचे 1% वो कौन से हैं? जर्मन स्पीकिंग पीपल. समझ आ रहा है? तो यहां पे जब भी कोई गवर्नमेंट बनती थी वो गवर्नमेंट किसकी होती थी? बट ऑब्वियस है भाई 59% में जो लोग होंगे दैट इज डच स्पीकिंग पीपल, वही अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं. जब हम बात करते हैं वहां की कैपिटल रीजन में, तो कैपिटल रीजन में भी एक गवर्नमेंट बनती है, इलेक्शन होते हैं, तो वहां पे मेजॉरिटी क्या है? 80% फ्रेंच स्पीकिंग एंड 20% डच स्पीकिंग. तो वहां पे गवर्नमेंट किसकी बन रही है? फ्रेंच स्पीकिंग की बन रही है. अब यहां प्रॉब्लम क्या आती है? कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं? देखो यार, मैंने अपनी गवर्नमेंट बनाई तो मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है. ठीक है, बाकी गए तेल लेने, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं करना. समझ आ रहा है? अब जिनके बारे में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं वो एक दूसरे रीजन के गवर्नमेंट बना रहे हैं, दैट इज द कैपिटल रीजन. तो वो जब अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं तो वो इनके बारे में नहीं सोचेंगे. जब वो मेरे बारे में नहीं सोचेंगे, मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगा, एंड वी टू आर लिविंग ऑन द सेम कंट्री, तो एट द एंड हम दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में हमारा देश कभी ग्रो नहीं करेगा और आपकी और मेरी हमेशा लड़ाई चलती रहेगी. इसी को बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म. व्हाट डू यू मीन बाय मेजॉरिटेरियनिज्म? तो मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब ये होता है कि जब किसी देश में एक ग्रुप ऑफ पीपल जो मेजॉरिटी में है वो अपनी गवर्नमेंट बनाता है और वो हर वो चीज करता है जो उनके लिए अच्छी होती है, रिगार्डलेस
ऑफ थिंकिंग ऑफ द पीपल ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के बारे में कुछ नहीं सोचना, वो कभी उनको ना जॉब की बात करनी है, ना एजुकेशन की बात करनी है, ना उनको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नहीं, हमेशा उनको दबाओ कुछ लो और सिर्फ हम अपने बारे में बात करें, इसे बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, तो ये चीज हमने देखा यहां पे, तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था। सेम चीज वाज हैपनिंग वेयर, सेम चीज वाज हैपनिंग इन श्रीलंका, लेकिन इससे थोड़ा और ड्रेस्टिकली डिस्ट्रक्टिव था। वो क्या था, वहां पे जब हम गए तो वहां पे देखा अगेन तमिलनाडु, सॉरी क्या, श्रीलंका। श्रीलंका रहे कहां पे, इंडिया के साउथ में जाओगे तो एक आइलैंड है, रावण बिलोंग करते थे। ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह जाओगे तो वहां पे आपको पता चलेगा 74% जो पीपल है दे बिलोंग्स टू सिन्हाला स्पीकिंग। मतलब वो लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, सिन्हाला। सिन्हाला इज देयर नेटिव लैंग्वेज, जो वहां के लोकलाइट है उन लोग की लैंग्वेज सिन्हाला है। सेकंड आता है 18% वहां पे तमिल स्पीकिंग पीपल है। कौन से लोग हैं, तमिल स्पीकिंग पीपल है। 13% आर नेटिव्स ऑफ श्रीलंका, जो वहां के परमानेंट रेसिडेंशियल है। और हमारे आते हैं जिनको श्रीलंकन तमिल आती है बेसिकली। ठीक है, इस टाइप के लोग हैं। जो इंडियन तमिल जो वहां पे गए थे, उन लोगों के दो बेसिकली रिलीजन हुआ करते थे, एक होता है हिंदूज, एक होता है मुस्लिम्स। लेकिन सिन्हाला स्पीकिंग पीपल चूंकि वहां पे 74% है, तो वहां मेजोरिटी में कौन है, 74%। बहुत छोटा सा देश है, कैपिटल एपिटल चाहे पूरा देश मानो, वहां पे सबसे ज्यादा मेजोरिटी सिन्हालास की है। तो वहां पे जब आपने देखा होगा राजीव गांधी हत्याकांड, मैड्रास कैफे इज द नेम ऑफ द मूवी, वो आप देखोगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, एस श्रीनिवासन वाज द हेड ऑफ लिट्टे तमिलम, जो चाह रहे थे भारत के वो लोग साउथ में रहने वाले जो चाह रहे थे कि एक तमिल स्पीकिंग पीपल के लिए अलग कंट्री बने। ठीक है, दे वर नथिंग जस्ट लाइक अ टेररिस्ट। ठीक है, तो राजीव गांधी जब वहां पे गए थे तो उनकी कैसे मृत्यु हुई वो आपने वहां उस मूवी में और उसकी बुक अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा। इन सब के बारे में नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है अभी, वहां पे क्या था। इससे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था तमिल में, क्योंकि तमिलनाडु में जब आप जाएंगे तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है कई बार चेंज हो चुका था। गवर्नमेंट बनने के बाद कई बार गवर्नमेंट वो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ। हर कॉन्स्टिट्यूशन में किसको ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल को। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द पीपल दोज हु स्पीक तमिल और दोज हु आर द नॉन नेटिव सिटीजन ऑफ तमिलनाडु, श्रीलंका। श्रीलंका के जो परमानेंट सिटीजन नहीं थे ना, नेटिव सिटीजन, उन लोगों की बातें नहीं सुनी जाती थी। उनको ना जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती थी, ना ही अच्छी एजुकेशन मिलती थी, ना ही उनको कोई भी फैसिलिटी दी जाती थी बाय द गवर्नमेंट। ये बहुत ज्यादा हद तक होता था, कहा जाता था वहां पे आए दिन सिविल वॉर होता था। ठीक है, अभी भी वहां की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, बट हाँ अब जब से वहां पे गवर्नमेंट बन रही है तो वो दोनों के बारे में सोचती है, तो उतना नहीं है। अभी आपने देख लिया गरीबी रेखा के नीचे ही आ गया था देश ही, बहुत निचले उसमें चला गया था, उनकी जीडीपी बहुत ज्यादा गिर चुकी थी, बिकने की कगार पे आ गया था। दैट सेकेंडरी। तो ये प्रॉब्लम यहां पे है जो कभी भी रिजॉल्व नहीं बहुत ज्यादा हद तक। लेकिन एक और टॉपिक हमारे पास आता है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में कैसे चीजें अच्छे से हो गई, वहां के लोग कैसे अच्छे से रहने लगे। तो भाई दो लोग मैंने बताया, एक था कैपिटल रीजन, एक था कंट्री साइड। कैपिटल रीजन में आपने देखा गवर्नमेंट किसकी है, फ्रेंच स्पीकिंग। जो आपका कंट्री साइड है वहां पे गवर्नमेंट किसकी है, डच स्पीकिंग। दोनों ने मिलकर सोचा भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो कंट्री साइड थी व्हाट दे हैव डन, जो जब डच गवर्नमेंट वहां पे बनी, डच स्पीकिंग पीपल की गवर्नमेंट बनी वहां पे, तो उन लोगों ने कुछ लोगों को, फ्रेंच स्पीकिंग वालों को भी अपने साथ रख लिया कि आप भी आ जाओ हमारे साथ, और उन्होंने मिलकर गवर्नमेंट बनाई। और अब नीड सुनी जाने लगी किसकी भी, फ्रेंच स्पीकिंग। मतलब डच स्पीकिंग पीपल ने किसकी सुनी, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की, कि आपको क्या प्रॉब्लम है, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड, और वो सारी चीजें वो अपनी पॉलिसीज में, स्कीम्स में लेकर आने लगे। यही देखा कंट्री साइड कैपिटल रीजन में। और कैपिटल रीजन में जो फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी में थे उन लोगों ने अपने साथ माइनॉरिटीज को रखा। माइनॉरिटीज कौन, जर्मन स्पीकिंग पीपल, सॉरी डच स्पीकिंग पीपल, इनको अपने साथ गवर्नमेंट में रखा और फिर उनकी बातें मानने लगे। ऐसे करके दोनों कैसे रहने लगे, अब साथ साथ अच्छे से रहने लगे। दिस इज नथिंग बट पावर शेयरिंग। यहां पर क्या किया, पावर को शेयर किया। पावर अभी किसके हाथ में था, डच स्पीकिंग के हाथ में था। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी कंट्री साइड, इन्होंने कुछ अपने पावर किसको दिए, फ्रेंच स्पीकिंग को। और फिर हमने देखा अब कंट्री स्मूथली चलने लगी। I hope this particular thing is clear to you. Our next topic which we need to study is why power sharing is desirable. दो चार चीजें हैं यार, अगर आपके देश में चीजें स्मूथली चलें, अगर आपके देश में आपकी देश की जीडीपी ग्रो करे, अगर आपके देश के सिटीजन्स साथ साथ और बहुत अच्छे से रहें, अगर आपका देश कई सालों तक एक साथ बना रहे, then this is the main और प्रोमिनेंट थिंग कि आपके देश में पावर शेयरिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन जो यहां पे आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कितने टाइप की होती है और होती क्या, पावर शेयरिंग होती क्या, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ पावर शेयरिंग कितने टाइप की होती है, तो सबसे पहले हमारा आता है व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप।
सबसे पहले क्या होता है, इसके पहले भी अगर मैं एक चीज बात करूं तो सबसे पहला होता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। व्हाट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग? तो इंडिया में अगर आप देखते हो तो हमारे यहां एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे होता है स्टेट गवर्नमेंट। देखा है? तो पावर इज शेयर्ड अमंग टू और लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कुछ पावर किसको दे के रखे? स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली में बैठा हुआ इंसान हर जगह नहीं देख सकता ना, तो उसने क्या किया, अलग अलग स्टेट्स में, जो हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में जो गवर्नमेंट बनी है उनको भी कुछ पावर दे दिए। समझ आ रहा है? और ये जो पावर इनको दिए हैं इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। दे विल नॉट इंटरफेयर ऑन द मैटर्स ऑफ द स्टेट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। नाउ व्हाट इज दिस हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग? हॉरिजॉन्टल मतलब ऑन द सेम लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जब मैं पावर डिवीजन करूं ऑन द सेम लेवल, आपने देखा है हमारे देश में थ्योरी ऑफ डिवीजन को, थ्योरी ऑफ सेपरेशन को बहुत अच्छे से फॉलो किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही गया है। क्या है वो तीन ग्रुप? एग्जीक्यूशन, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तीनों क्या है? सेम लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, तीनों सेम लेवल में है, तीनों के पास सेपरेट पावर है। लेजिस्लेटर विल गोइंग टू मेक द लॉ, एग्जीक्यूशन विल गोइंग टू अप्लाई दिस लॉ, एनफोर्स दिस लॉ, और जब जुडिशरी की बात करते हैं, जुडिशरी चेक करता है वेदर दीज लॉज आर स्ट्रिक्टली फॉलोड और नॉट, and whatever laws are being made by the legislative, they are following the constitution or not। समझ आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी नॉर्म को, किसी आर्टिकल को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। दीज ऑल थिंग आर जस्ट बाय whom? बाय द लेजिस्लेचर। तो दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। इसके बाद देखते हैं पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अलग अलग सोशल ग्रुप्स आप देखते हो, अलग अलग हमारे यहाँ कास्ट हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं। इन सारों को क्या दिया है? उनके धर्म के बेसिस पे, उनकी जात के बेसिस पे आपको क्या दिए गए हैं? कुछ पावर दिए गए हैं, फॉर विच यू कैन डायरेक्टली गो टू गवर्नमेंट। आर्टिकल 28, 29 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये डायरेक्टली आपको पावर देता है कि कोई अगर आपके रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करता है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द कोर्ट। आप कोर्ट में जा सकते हो। हाउ? कैसे? बाय यूजिंग रिट्स। रिट्स क्या होती है? WRITS, रिट्स कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म है जिसको कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 35 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। समझ आ रहा है? तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट प्रेशर ग्रुप। इसके पहले फिर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ग्रुप एंड द पॉलिटिकल पार्टी? लगभग सुनने में दोनों शब्द सेम लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फाइन डिफरेंस है और छोटा सा डिफरेंस है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर हु हैव सेम एजेंडा और गोल, हु टेक पार्ट इन द इलेक्शन टू बी इन द गवर्नमेंट और टू मेक द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाने के लिए वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें जितने भी लोग होते हैं उनका मेन एम क्या होता है? सेम होता है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है। जब मैं बात करता हूं प्रेशर ग्रुप, तो यहां पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये भी दे आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर हु हैव द सेम एजेंडाज एंड गोल, बट दे नेवर पार्ट इन द इलेक्शन टू बी इन द गवर्नमेंट, बट दे इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस कौन करता है? दीज प्रेशर ग्रुप्स। 2013-14 के समय, बिफोर द इलेक्शन, 2014 के इलेक्शन के पहले 13-14 में बहुत ज्यादा आपने नाम सुना होगा अन्ना हजारे, जहां से एक पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ था, आम आदमी पार्टी। उनका एम कुछ और था, आज कुछ और हमें देखने मिलता है। ठीक है? तो जो वो अन्ना हजारे साहब थे, वो एक कौन थे? सोशल वर्कर थे। उन्होंने क्या बनाया था? एक प्रेशर ग्रुप बनाया नहीं था, दैट वाज अ प्रेशर ग्रुप। पूरे देश में आपने देखा कि पूरे देश के लोगों ने दिल्ली जाके जंतर मंतर में उनका सपोर्ट किया था। दैट इज प्रेशर ग्रुप। समझ में आया? आपने देखा होगा आमतौर पे मास मोबिलाइजेशन होता है, कैंडल मार्च निकलती है। समझ में आ रहा है? राम प्रसाद क्या है? ठीक है, तो आपने देखा वहां पे क्या है, लोग क्या कर रहे हैं? अपना अपना मास मोबिलाइजेशन, ये सारी चीज करते हैं। कैंडल मार्च होता है, पुतले जला दिए जाते हैं। अभी देखा होगा फार्मर्स बिल आया था, फार्म बिल आया था। उस फार्म बिल में बहुत सारे लोगों ने क्या किया था? रोड शो किया था। ठीक है, अनशन पे बैठे थे। वो सब क्या थे? प्रेशर ग्रुप थे। इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट में नहीं थे, बट दे वांट टू इंटरफेयर द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया उसको इन्फ्लुएंस करने की पूरी पूरी कोशिश की।
समझ आया? इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हो गया अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप हो गया, पॉलिटिकल पार्टी हो गया, डिफरेंट ग्रुप्स हो गया. सो दिस इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. इसके बाद सेकेंड चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम है फेडरलिज्म. बेटा, सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज फेडरलिज्म. जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग का पहला टाइप हमने देखा था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग. यही है फेडरलिज्म का मीनिंग. फेडरलिज्म जो शब्द था, इंडिया में अगर बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट इज अ टाइप ऑफ यूनिटरी और फेडरल कंट्री. तो इंडिया की जो देश है, इंडिया जो कंट्री है, वो कई जगह पे यूनिटरी है और कई जगह पे फेडरल है. फेडरल बाय नेचर कब है? तो 99% हमारा देश फेडरल को फॉलो करता है और कुछ जगह हमारा देश यूनिटरी हो जाता है. एट द टाइम ऑफ वॉर, जब भी कभी वॉर होता है तो उस समय हम बात करते हैं हमारा पूरा देश यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाता है. यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब हर स्टेट की जितनी भी गवर्नमेंट है सब बंद हो जाती है. जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा वही फाइनल है, जो राष्ट्रपति साहब ने कहा वही फाइनल है. ठीक है. इन द केस ऑफ इमरजेंसीज आप देखते हो डिफेंस से रिलेटेड जब कोई बात आती है, हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई है, इंडियन गवर्नमेंट की लड़ाई हुई है, तो ऐसा नहीं होता कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट उससे दोस्ती कर लेगी क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अलग है. नहीं, फिर देश ने जो डिसीजन लिया दैट विल बी मैटर. ये बताता है यूनिटरी नेचर ऑफ आवर गवर्नमेंट. ठीक है. तो हमारा देश यूनिटरी एज वेल एज फेडरल दोनों फॉलो करता है, लेकिन मेन जो हमारा है वो फेडरलिज्म को फॉलो करता है. फेडरलिज्म है क्या? व्हेन पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. अब भी देखा तो पावर बस डिवाइड होने का मतलब फेडरल नहीं होता. पावर के अलावा बहुत सारी चीजें हैं. आइडेंटिटी ऑफ द पीपल. मेरी अगर कोई आइडेंटिटी पूछता है तो मेरी आइडेंटिटी दोनों चीजों से आती है. वो दोनों चीजें क्या है? तो मेरी आइडेंटिटी अगर बात करते हैं, फर्स्ट आई बी द पीपल ऑफ इंडिया. मेरी सिटीजनशिप क्या है? नेशन की बात, नेशनैलिटी की बात करें तो इंडियन है. उसके बाद मेरा एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है जो मुझे बताता है दैट आई बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर स्टेट. लेट्स से आई बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश. तो मैं मध्य प्रदेश का भी निवासी हूं और मैं भारत देश का भी निवासी हूं. ये क्या बताता है? आइडेंटिटी. दूसरा अगर बात करूं तो हमारे देश में, हमारे पर्टिकुलर स्टेट में और देश में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है वो भी डिस्टिंक्ट है. हमारे यहाँ सबसे बड़ा हाई कोर्ट होता है, लेकिन देश के लिए सबसे बड़ा कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है. अगर आप हाई कोर्ट की बात भी नहीं मान पा रहे हो तो आप कहां पे जा सकते हो? यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट. लेकिन हमारा लेजिस्लेटिव सिस्टम अलग है, देश का अलग है. डिफरेंशिएट. हमें फाइनेंस की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है. अगर स्टेट अलग है तो स्टेट को रेवेन्यू सिस्टम स्टेट का अलग है, सेंट्रल का अलग है. अगर आप देखते हो एट प्रेजेंट वी हैव जीएसटी. तो जीएसटी में जब आप बिल देते हो, कहीं होटल जाते हो तो आप देखना होटल में जो आप बिल देते हैं जीएसटी उसमें लगता है, तो उसमें लिखा होता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. एसजीएसटी का मतलब है स्टेट जीएसटी और सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. मतलब आपने अगर 18 रुपए दी है तो 9 रुपए कहां चला गया? स्टेट गवर्नमेंट में. 9 रुपए कहां चला गया? सेंट्रल गवर्नमेंट में. दोनों अपने काम करो. समझ आ रहा है? दीज ऑल थिंग्स नोन एज फेडरलिज्म. अब फेडरलिज्म के भी कुछ टाइप होते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म. एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म. बाय द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म. 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था फ्रेंच रेवोल्यूशन. लुइस 16 की तिजोरी खाली हो गई थी. क्या था? बहुत उदारवादी राजा था. उदारवादी मतलब लोगों की हेल्प करना. तो उसने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को क्या किया था? इंडिपेंडेंस दिलाई थी. वो जो 13 कॉलोनीज, 13 जो स्टेट्स थे, उन लोगों ने मिलकर क्या किया? दोबारा कोई इंग्लैंड या दोबारा कोई और देश, यूरोपियन कंट्री या कोई भी देश आके हम पे हमला करके हम पे राज ना करे, तो वो 13 स्टेट्स ने क्या किया था? मिलके एक देश बना लिया था. तो बेसिकली व्हाट दे हैव डन, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म. इन छोटी छोटे स्टेट्स ने मिलके क्या किया? एक बड़ा देश बना लिया. सो दैट उनकी सोवरेनिटी बढ़े, सोवरेनिटी स्ट्रांग हो, सो दैट उनके देश की सिक्योरिटी बढ़े, सो दैट कोई दूसरा देश उन पे क्या ना कर पाए? आक्रमण ना कर पाए. यहां पे जब 13 स्टेट की बात करता हूं तो ऑल द 13 स्टेट्स हैव द सेम पावर. जो पावर डिवाइड हुई है अमंग दीज 13 स्टेट्स, वो कैसी हुई है? इक्वली हुई है. क्योंकि सब लोगों ने साथ में आए हैं और बोला है पावर इज सेम. लेकिन हम साथ क्यों आए हैं? टू गेट मोर सिक्योरिटी, टू बी मोर सोवरेन. कोई दूसरा देश हम पे क्या ना कर सके? इंटरफेयर ना करे हमारे मामलों में. इसे कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म. आई होप दिस इज क्लियर. दूसरा आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म. सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है? भारत, इंडिया. कैसे? इंडिया इज अ बिग कंट्री. तो बाकी लोगों से हमने कहा था इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ अवर नेशन यू कैन कम एंड जॉइन आवर कंट्री. पावर जितना हमको देना होगा हम देंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा, स्टेट या प्रिंसली स्टेट्स हो तो आपको हम कुछ पावर देंगे. हाँ, आई विल नॉट इंटरफेयर इन मैटर बट यू विल हैव अ लेसर पावर दैन सेंट्रल गवर्नमेंट. इसे कहा जाता है क्या? होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म. इंडिया के अंदर बहुत सारे
छोटे छोटे स्टेट्स आके जुड़ गए। समझ आ रहा है? तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में आ सकता है। तो जो अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं प्लीज राइट इट डाउन समवेयर, ठीक है? तो कौन सा टॉपिक? सेकेंड, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू हैव टू लर्न। थर्ड हमारा आता है लेजिस्लेटिव पावर। अब लेजिस्लेटिव पावर क्या है? सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया कहां है भाई कि जो भी आपकी देश है वो फेडरलिज्म को फॉलो करता है कि नहीं? पता कैसे चलता है हमको? तो आपको पता है देश का सुप्रीम लॉ होता है कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल्स एंड रेगुलेशन which is written. It is epic document of the country. It can be written, it can be oral as well. क्योंकि जब इंग्लैंड में जाते हो तो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, लेकिन आमतौर पर रिटन होता है, ठीक है? जहां पर वो बताता है रिलेशन बिटवीन सिटीजन एंड इट्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और सिटीजन का क्या रिलेशन होगा, किस इंस्टीट्यूशन के कितने पावर होंगे, आपके देश में सिटीजन रहते हैं उनके कौन से पावर होंगे। समझ आ रहा है? तो ये सारी चीजें कहां है? कॉन्स्टिट्यूशन में। आपकी लिमिट तय करता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आ रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 3 तरीके की लिस्ट है। पहली लिस्ट होती है सेंट्रल लिस्ट और द यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। अभी क्या है भाई साहब? तो जब मैं बात करता हूं यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स दिए गए हैं जिन पे ओनली द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक द लॉ, अमेंड द लॉ और डिलीट द लॉ। कोई लॉ नया बनाना है तो कौन लेकर आएगा? सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर से मेरा मतलब क्या है? पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, वो लेकर आएगी। कोई लॉ मॉडिफाई करना है वही करेगा, कोई लॉ एट प्रेजेंट जरूरत नहीं है तो खत्म भी कौन करेगा? वही करेगा। ये सारे टॉपिक कहां दिए हैं? यूनियन लिस्ट में दिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। दूसरा हमारा आता है स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में वो सारे टॉपिक हैं जिनमें ओनली द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक, अमेंड और डिलीट दैट पर्टिकुलर लॉ। कोई लॉ को अगर आपको खत्म करना है, बनाना है या अमेंड करना है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास वो पावर होता है। अलग अलग स्टेट के पास अलग अलग पावर्स होंगे, मतलब अपने स्टेट से रिलेटेड वही टॉपिक अपने स्टेट से रिलेटेड कर सकते हैं। समझ आ रहा है? थर्ड आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो टॉपिक होते हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है, ठीक है? ऐसे टॉपिक जिन पे दोनों बना सकते हैं, एजुकेशन, जॉब, वैकेंसी, तो इन पे कौन कर सकते हैं? दोनों लॉ बना सकते हैं। अब यहां पे मानने वाली बात क्या रहती है कि अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट उस लॉ को वॉयलेट नहीं करेगी, उसके अंडर में कोई दूसरा लॉ बना सकती है। समझ आ रहा है? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ पहले से ही उस टॉपिक पे बना दिया है, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट ओवर रूल दैट पर्टिकुलर लॉ। अंडर दैट पर्टिकुलर थिंग दे कैन मेक अनदर लॉ विच इज नॉट वायलेटिंग देयर लॉ। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में कि सेंट्रल ने अलग बनाया, स्टेट ने अलग बनाया है, तो हमेशा लॉ कौन सा फॉलो होता है? द लॉ विच इज बीन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट ने जो भी लॉ बनाया है उसके द्वारा जो भी चीज बनाई गई है वही चीज फॉलो होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जब भी मैं बोल रहा हूं मैं बात कर रहा हूं लोकसभा की, मतलब हमारे पार्लियामेंट की। एट प्रेजेंट वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी एनडीए रन पार्टी है तो उसकी मैं बात कर रहा हूं। समझ आ रहा है? और जब मैं स्टेट गवर्नमेंट की बोल रहा हूं तो अलग अलग स्टेट जहां पे भी आप होंगे वहां का स्टेट सीएम जो भी होगा, जिस पार्टी को बिलोंग कर रहा होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फिर यहां इसके बाद आता है हमारा क्या? डिसेंट्रलाइज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही है कि सेंट्रलाइज नहीं है पावर, पावर को हमने क्या किया है? अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले आपका आता है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अभी लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट नया शब्द क्या है? तो लोकल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? तो महात्मा गांधी जी ने एट दैट टाइम जब वो जीवित अवस्था में थे उस समय उनकी बहुत सारी चीजें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखी है। उसे आप डीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी में दिया हुआ है, ठीक है? आर्टिकल 36 से स्टार्ट होता है 50 तक। तो यहां पे डीपीएसपी में आपने दिया, महात्मा गांधी जी की बहुत सारी बातों को रखा गया है। पंचायती राज सिस्टम हमने पहले ही बोला था लेकर आओ, लेकिन हमारे यहां तब नहीं था। पंचायती राज सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे यहां कब आया? 1974 में, ठीक है? विद द 1992 में विद द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया, ठीक है? और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया। इसके थ्रू हमारे क्या आया? पंचायती राज सिस्टम, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक और है विच इज नॉट इंपॉर्टेंट एज फार एज योर 10th क्लास इज इंपॉर्टेंट, बट इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी तो वहां पे पूछा जाता है कि सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम 3 टायर कहां पे लागू हुआ?
कॉन्स्टिट्यूशनल जब से हुआ, तो दैट स्टेट इज मध्य प्रदेश होंगे। ठीक है, यहां पे स्टार्ट हुआ था। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो कौन सी है? पंचायत। हर गांव में एक पंचायत होती है। हर गांव से मेरा मतलब है यहां पे भी एक लिमिटेशन है, गांव क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, कई जगह गांव में आप देखोगे 150, 200, 250 लोगों की पॉपुलेशन है, वहां पे पंचायत नहीं बनेगी। ठीक है, तो पंचायत कहां बनती है? ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं क्या, हम देखते हैं क्या, 1000 मिनिमम 1000 पीपल होने चाहिए, सिटीजन होने चाहिए, उस पर एक पंचायत बनती है। समझ में आ रहा है? अब 1000 करने के लिए 1, 2 से ज्यादा विलेजेस एक साथ हो सकते हैं और उनकी एक पंचायत बन सकती है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। पंचायती राज सिस्टम में जब ऊपर जाएंगे तो रूरल में क्या होता है? एक होता है जिला परिषद, दूसरा होता है ग्राम समिति और तीसरा होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, फिर कई सारी ग्राम पंचायत बना के ग्राम समिति, फिर एक जिले में जितनी ग्राम समिति है उससे एक बनता है क्या? जिला पंचायत। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दूसरा आता है हमारा लोकल लेवल गवर्नमेंट। लोकल लेवल अर्बन की जब हम बात करते हैं, अर्बन में एक रूरल होता है, एक अर्बन होता है। ये जो था वो रूरल का था। अब हम आते हैं अर्बन में। तो अर्बन में शहरों में आपने देखा होगा, आप सुनते हैं नगर पालिका, सुनते हैं कि नहीं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपैलिटीज। नगर पालिका और नगर निगम। नगर निगम थोड़े बड़े जिलों में आता है और थोड़ा छोटा अविकसित, उतना विकसित ना हो, वहां पे आप देखते हो नगर पालिका होती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो यहां पर भी इलेक्शन होते हैं एंड दे आर द वन हु विल डायरेक्टली डू द वर्क फॉर द पीपल रिसाइडिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, स्मॉलेस्ट यूनिट। इनके इलेक्शन कौन कराता है? तो इनके लिए एक अलग से इलेक्शन कमीशन बना। उस इलेक्शन कमीशन को हम क्या बोलते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? जो पंचायत मतलब पंचायती राज, दैट इज रूरल लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और अर्बन लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के इलेक्शन कराता है। मेयर के इलेक्शन कराता है, पार्षद के इलेक्शन कराता है, पंचायत में सरपंच के इलेक्शन कराता है। इन सारे चीजों के इलेक्शन कौन कराता है बेटा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन भी एक होता है, जिसे आप बोलते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसका काम होता है 4 प्रोमिनेंट इलेक्शन करवाने का। वो 4 इलेक्शन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा, अलग अलग स्टेट्स के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के। इनके इलेक्शन कौन कराएगा? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और बाकी जो हमने बताया लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इनके इलेक्शन कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। This is all there in this particular chapter. I hope this particular chapter is clear to you. If you have any doubt in this particular chapter, you can directly ask me through the comment section or you can directly DM me. So our next chapter is gender, religion, caste. As the name suggests, gender, religion, caste. एक दो क्वेश्चन है इसके इंपॉर्टेंट है, इसकी may come in the examination, जिसमें एक पहला टॉपिक आता है जेंडर। जेंडर डिवीजन सबसे पहले हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में। जो आपका हमारी सोसाइटी ने जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया, दैट्स अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग सिंस एंशिएंट टाइम। आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जेंडर डिवीजन बहुत ज्यादा कीन है लोग इस चीजों में। कीन से मेरा मतलब क्या है? जब हम बात करते हैं क्या डिवीजन, तो डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स। जब मैं मेल और फीमेल की बात करता हूं तो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यू कि आप लड़का पैदा हुए हो या लड़की बन के पैदा हुए हो। इट इज अ गॉड गिफ्टेड थिंग कि भाई आपका जन्म हुआ है एज अ गर्ल या एज अ बॉय। लेकिन हमारी सोसाइटी ने जो जेंडर डिवीजन किया है वो अकॉर्डिंग टू आवर वर्क, जेंडर स्टीरियोटाइप जिसे कहते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है कि अगर कोई बच्चा, कोई लड़का बचपन में उसको थोड़ी चोट लगती है, रोने लगता है, तो उसके माँ बाप या आसपास के लोग, पड़ोसी, चाचा, मामा, दादा क्या बोलना स्टार्ट करते हैं? लड़की हो क्या रो रहे हो। समझ आ रहा है? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? और अगर कोई लड़की गिर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? बी स्ट्रॉन्ग, बी लाइक अ बॉय। देखा, रो नहीं रही। तो आप क्या बताना चाह रहे हो उस छोटे से बच्चे को ही आप बताना स्टार्ट करते हो? यू बीइंग अ बॉय इज मोर मैच्योर्ड, यू बीइंग अ बॉय इज हार्ड, यू बीइंग अ बॉय इज स्ट्रॉन्ग। और जब बात करते हैं लड़की की तो यू बीइंग अ गर्ल इज सॉफ्ट, यू बीइंग अ गर्ल शुड बी अंडर द कस्टडी। मतलब कस्टडी से मेरा मतलब क्या है? आपकी केयर करनी रखेगी, आप बहुत सॉफ्ट हो, फ्रेजाइल हो। समझ में आ रहा है? आप रो रहे हो, आप अपने दर्द किसी को भी बता सकते हो, छोटी छोटी चीजों में आपको प्रॉब्लम होती है। यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड टू द वर्क, ये सारी चीजें बताते हैं। बर्थडे होता है तो लड़कों के लिए क्या गिफ्ट लाते हैं? कार लेके आते हैं, ठीक है, या बॉक्सिंग ग्लव्स लेके आते हैं। लेकिन जब वहीं पे बच्ची का बर्थडे होगा तो क्या लेके आएंगे? बारबी डॉल। समझ में आ रहा है? लो बच्चा खेलो, खाना खजाना, किचन के सामान, आओ रोटी बनाओ, इतनी इतनी छोटी छोटी सी चीजों में।
लड़की हो चाहे लड़का हो, दैट स्टेज जब आप उसे बोलना चालू करते हो तो उसके मन में क्या बिल्ट होता है? यस, आई बीइंग अ गर्ल, मुझे घर के काम करने हैं, आई हैव टू डू द हाउस कोर्स, खाना बनाना है, रोटी गोल बननी चाहिए। 5वीं क्लास से सिखाना स्टार्ट कर देते। क्यों? क्योंकि भैया ससुराल जाना है, गोल रोटी बनाओगे तो अप्रिशिएट करेंगे आपको लोग, हलवा अच्छा बनाओगे तो अप्रिशिएट करेंगे, मुंह दिखाई होगी ना, सबसे पहले हलवा खिलाओ तो चढ़ाएंगे। ये सारी चीज कौन बताता है? हमारी सोसाइटी बताती है। तो ये हमारे दिमाग में बन गया है कि लड़की हो तो तुमको घर के काम करने हैं, लड़के हो तो तुमको बाहर से कमा के लाना है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये चीजें किसने जनरेट की? हमने। जेंडर स्टीरियोटाइप इसे ही कहते हैं। समझ आ रहा है? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? धीरे 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 देखा कि गवर्नमेंट में लड़कियों की भी जरूरत है, लड़कों की भी जरूरत है। क्यों? जब ये सारी चीजें होती हैं तो माता पिता ने भी ये समझ लिया कि लड़की को तो पराये घर चले जाना है, लड़का मेरे पास रहेगा। सो लड़कों को आगे पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाना बंद करो। ऑल्दो वी हैव सीन इन सम ईयर्स, हमने क्या देखा कि जब स्कूल के रिजल्ट्स आते हैं तो सबसे ज्यादा लड़कियां होती हैं जो टॉप करती हैं, लड़के जो होते हैं वो पीछे रहते हैं। लेकिन जब मैं बात करूंगा हायर स्टडीज की तो वहां पे लड़के ही होते हैं ज्यादा और लड़कियां होती है कम। क्यों? क्योंकि लड़कियों के ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। ड्रॉप आउट से मेरा मतलब क्या है? उनके माँ बाप आगे पढ़ाना नहीं चाहते। क्यों? मेरा साथ कौन देगा? लड़का देगा, लड़की थोड़ी देगा। बट एट प्रेजेंट द रियलिटी इज डिफरेंट। साथ लड़की ही देती है, लड़का तो भगा देता है। अनाथ आश्रम बहुत सारे हैं, मल्टीपल थिंग्स आर देयर। अब धीरे धीरे चेंज होता है तो ठीक है। समझ आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप किसने बनाया? हमने। दे हैव नॉट क्रिएटेड, दे मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द गॉड। उन्होंने नहीं किए थे ये सब चीजें कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सो व्हाट आवर गवर्नमेंट हैज टॉक्ड अबाउट, व्हाट आवर गवर्नमेंट हैज डन। तो हमने देखा विमेन एम्पावरमेंट की बात चलती है, बहुत ज्यादा मुद्दे हैं, फेमिनिस्ट, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चालू हैं अभी, है ना, चलती हैं। तो इसमें बेसिकली क्या कहा गया? सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता कि लड़कियों को पावर दो, ये दो। तो व्हाट वी हैव सीन, 1/3 ऑफ द रिजर्वेशन सीट्स, रिजर्वेशन इन द सीट्स आर गिवन टू द विमेन। वेयर? एट लोकसभा। मतलब जब भी आप इलेक्शन होते हैं, आपने देखा पंचायती राज सिस्टम, इसके पहले वाले चैप्टर में एक लाइन बोलना भूल गया था, पंचायती राज सिस्टम में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहां पे 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन। विमेन के लिए सीट रिजर्व है कि लड़कियां भी आएंगी। बात लड़कियों की सामने कौन रखेगा? अभी हमने देखा था ना, जब हमने मेजॉरिटेरियनिज्म देखा तो वहां पे क्या देखा था कि अलग अलग कास्ट के लोगों को लेने का मतलब क्या होता है? अलग अलग लैंग्वेज बोलने वालों को, कि वो अपनी बात रखें। तो जब लड़कियां आएंगी पॉलिटिकल एरेना में तो लड़की लड़की के बारे में प्रॉब्लम बताएगी कि दीज आर द प्रॉब्लम विच द विमेन फेसेस इन द सोसाइटी, दे शुड बी सॉल्व। फिर हमने देखा मिनिमम वेजेस एक्ट। लड़की जिस जगह पे काम कर रही है वहां पे अगर लड़का भी काम कर रहा है तो लड़के को सेम वर्क के लिए हायर पे मिलता है, लड़की को कम पे मिलता है। लड़की बहुत ज्यादा काम भी कर रही है तो हमेशा अप्रिशिएट किसे कहा जाता है? लड़कों को किया जाता है, भले ही उसने उससे 10 गुना कम अच्छा काम किया हो। वाई? क्यों? क्योंकि लड़की को अगर अप्रिशिएट करेंगे तो लड़की को पेमेंट तो आप कम दे रहा हो ना, सैलरी वो तो बढ़ाओ। तो मिनिमम वेजेस एक्ट आया है टू प्रमोट कि भैया लड़की को भी उतना ही पैसा दो जितना आप लड़के को दे रहे हो। आज हमने देखा वर्ल्ड में आप अलग अलग जगह जाएंगे तो आपको पता चलेगा इन एवरी सेक्टर विमेन इज डूइंग अप एंड अप। समझ आ रहा? कैपेबिलिटी है, उनको सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट अब दे रही है। हमारी गवर्नमेंट मतलब हमारा देश हो या डेवलप कंट्रीज की बात करो। वंस आई रिमेंबर एक पर्टिकुलर देश, आई गेस लंदन या कहीं की इलेक्शन गवर्नमेंट थी, वहां की गवर्नमेंट में जब उनसे बात की गई थी एट द ईयर 2020, तो वहां पे जो उनकी कैबिनेट बनी थी तो वहां पे 20 लड़के थे और 20 लड़की थी। नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ वुमेन वर इक्वल इन कैबिनेट मिनिस्ट्री। तो समवन आस्क्ड हिम, तो ही सेड नाउ इट्स 2020, ठीक है, ग्रो अप, अपने माइंड को थोड़ा अच्छा करो, ब्रॉड माइंडेड सोचो, लड़की और लड़के समान है और दोनों को सेम दर्जा मिलना चाहिए। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दिस इज अबाउट जेंडर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब होता है इट्स बेसिकली अ थ्योरी जहां पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं वो अपने लिए सोचना स्टार्ट करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द पीपल दोज हु आर इन माइनॉरिटी। इसे कहा जाता है कम्युनलिज्म। क्या कहा जाता है? कम्युनलिज्म। जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी सिर्फ अपने बारे में सोचना स्टार्ट करती है रिगार्डलेस ऑफ द पीपल दोज हु आर देयर इन माइनॉरिटी। हमेशा याद रखना, कम्युनिटीज जब भी बनती हैं वो कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने। समझ में आ रहा है? अब कम्युनलिज्म कैन बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑल्सो, कम्युनलिज्म कैन ऑल्सो बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल। तो अदर फैक्टर्स क्या है? तो अदर फैक्टर में आप देख सकते हैं रिच पुअर, इनकी एक अलग कम्युनिटी होती है।
समझ में आ रहा है? अलग अलग कास्ट के बेसिस में अलग कम्युनिटी होती है, अलग अलग रिलीजन के बेसिस में अलग अलग कम्युनिटी होती है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वालों पे अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं. सो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनलिज्म इन आवर सोसाइटी. समझ आ रहा है? अब इंपॉर्टेंट क्या है? स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल. जो हमारे यहां थी स्टेटस, वो मैंने बता दिया. इंपॉर्टेंट है स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, नोट कर लेना इसमें, ठीक है? सेकंड आता है द मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म. एंड द लास्ट द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कास्ट इन पॉलिटिक्स These are the two most important topics from this particular chapter. उसमें भी कास्ट एंड पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कास्ट एंड पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल होता है. आप देखो बेटा, जब भी कभी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन जब भी होंगे तो सीट कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग अलग होती हैं. अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप देखते हो कि वहां पे सीट दी जाती है, मतलब किसी को नॉमिनेशन दिया जाता है ना कि फ्रॉम दिस. अभी इलेक्शन है, नेक्स्ट मंथ वी हैव इलेक्शन, ठीक है, नेक्स्ट मंथ इन द मंथ ऑफ अप्रैल. तो आपने देखा होगा आप जहां भी रहते हैं वहां पे सीट्स अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से नामों को नॉमिनेट कर रही होगी, लोगों को नॉमिनेट कर रही होगी, ठीक है. तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कास्ट. कैसे करता है? अब कोई एक पर्टिकुलर रीजन है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे मेजॉरिटी में रहती है एक्स रिलीजन के लोग, ज्यादा, बहुत ज्यादा रहते हैं. तो वहां पे उस पॉलिटिकल पार्टी का मेन एम क्या होगा कि उसी कास्ट के लोग, उसी रिलीजन के या कास्ट के इंसान को क्या किया जाए? खड़ा किया जाए. Why? Because they know better कि अगर मैं किसी दूसरी कास्ट के इंसान को खड़ा करता हूं तो उसके हारने के चांसेस ज्यादा होंगे. Why? Because इंसान आप हो चाहे मैं हूं, आप हमेशा थोड़ा बहुत बायस्ड होते हो टुवर्ड्स द कास्ट विच यू बिलोंग्स टू. जिस पर्टिकुलर कास्ट को आप बिलोंग करते हो उस पर्टिकुलर कास्ट के लिए आप थोड़ा तो बायस होते हो. आप मानो या ना मानो, आप कितना भी खुद को सेक्युलर बोलो, बट यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. तो वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो, सारी पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं? कोशिश करते हैं जो कास्ट वहां मेजॉरिटी में है, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कास्ट वी विल गोइंग टू चूज द पर्सन, सो दैट उनके जीतने के परसेंटेज बढ़ जाते हैं. समझ में आ रहा है? अभी यहां पे बहुत सारी बातें होती हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स में. हम यहां मंदिर बनवाएंगे, ठीक है, हम यहां मस्जिद बनवाएंगे, हम यहां पे दरगाह बनवाएंगे, हम यहां पे स्कूल बनवाएंगे. दीज आर द थिंग विच आर बीन सेड इन द कैंपेन्स. कैंपेन में ये सारी चीजें बोली जाती हैं जस्ट टू फोकस इन दैट पर्टिकुलर कास्ट, कि इस कास्ट के लोग मुझे ज्यादातर वोट दें. ये चीज हालांकि होती नहीं है इन प्रैक्टिकल. इन डेमोक्रेसी इफ वील सी, अगर ऐसा होता तो एक पर्टिकुलर इंसान हमेशा जीतता नहीं. हमारे यहां देखते हैं हम कि एक बार अगर एक्स जीता है, दूसरी बार वाई जीतेगा, तीसरे बार फिर एक्स जीता है तो तीसरी बार जेड जीत जाएगा, नेक्स्ट बार आप देखोगे कोई और जीत गया. तो ये क्यों है? क्योंकि हमारे यहां जो डेमोक्रेसी है उधर हमने सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए पावर नहीं दिया, वी हैव एक्चुअली गिवन द पावर. और हमारी जो इलेक्शन सिस्टम है वो वन वोट वन वैल्यू है. आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, आप कहीं पे. और हमारे यहाँ एक चीज और देखते हैं, ऐसा कोई भी इंडिया में रीजन नहीं है जहां पे आप बोलो कि सिर्फ यही कास्ट के लोग रहते हैं. हाँ, आई नो मेजॉरिटी माइनॉरिटी मैटर करता है, मेजॉरिटी में ही रहते हैं, माइनॉरिटी में ही रहते हैं. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिटिक्स एंड कास्ट. तो पॉलिटिक्स एंड कास्ट का रोल है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है. कैसे? पॉलिटिक्स एंड कास्ट का मतलब है जब पॉलिटिक्स कास्ट में आ जाती है तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे सब कास्ट को एक साथ करके एक कास्ट का रूप देना स्टार्ट करते हैं, सो दैट अपना वोटिंग बैंक बढ़ता रहे. आपने देखा बहुत सारे सोशल ग्रुप्स, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारी वादे करते हैं कि ये पर्टिकुलर दलित बिलोंग करते हैं, ये ओबीसी, ये फॉरवर्ड क्लास, ये बैकवर्ड क्लास, ये सारे नाम देना स्टार्ट करते हैं, सो दैट दे कैन विन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल एंड टू विन द इलेक्शन. ये सारी चीजें कहलाती हैं पॉलिटिक्स एंड कास्ट. आई होप दीज टू टॉपिक्स आर क्लियर टू यू एज वेल एज द चैप्टर. इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था. आपको मैंने 3 टॉपिक बताए जो आपको पढ़ना है. सबसे पहले कास्ट एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एंड कास्ट, दिस इज वेरी वेरी VVIMP, पढ़ लेना. दूसरा, जब मैं बात करता हूं कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, नेक्स्ट आता है कम्युनलिज्म. ये 3 टॉपिक आप करके जाएंगे, एक टॉपिक इसमें से पेपर में आ जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट चैप्टर इज पॉलिटिकल पार्टी. सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर हु हैव सेम एजेंडास और गोल, who take part in election to be in the government. गवर्नमेंट में रहने के लिए वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके न्यू पॉलिसीज एंड स्कीम्स लेकर आते हैं.
ये वो लोग होते हैं जो एक साथ आ जाते हैं ग्रुप बना के। इसी में मैंने बताया था, इफ दैट ग्रुप ऑफ पीपल, दोज हु आर देयर इन द ग्रुप हु हैव सेम एजेंडा एज गोल, और वो अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते और उनका बिल्कुल भी एम नहीं होता गवर्नमेंट में जाने का, लेकिन वो गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करें, ऐसे ग्रुप को कहा जाता है प्रेशर ग्रुप, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भैया पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसका नेसेसिटी क्या है, क्यों इतना जरूरी है, क्यों रहना है? तो आपको पता है बेटा, अगर एक कोई ग्रुप हो, अगर देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी, एक इंसान, मैं यहां से खड़ा हो गया, आप यहां से खड़े हुए, एक्स वाई जेड अलग अलग जगह से अलग अलग लोग 543 लोग जाके पार्लियामेंट में बैठ गए, पार्लियामेंट में लोकसभा में जाके बैठ गए। अब वहां पे जो अलग अलग लोग होंगे, वहां पे मेजोरिटी माइनॉरिटी कैसे शो होगा? कुछ नहीं शो होगा। फिर तो वहां पे क्या बातें होंगी, मैं आपको ये पावर दे रहा हूं, आ जाओ तुम मेरी तरफ, आ जाओ तुम मेरी तरफ। कभी भी आप देखते हो मेजोरिटी में कोई भी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, मतलब मोर देन 50% सीट्स किसी एक तरफ होंगी ही नहीं। जब किसी एक तरफ नहीं होंगी तो आपके देश में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? ये सारी प्रॉब्लम होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैं बात करता हूं पॉलिटिकल पार्टी, तो एक पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई है तो उसके बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग रीजन को बिलोंग करते हैं। ये जो बहुत सारे लोग हैं अलग अलग रीजन को जो बिलोंग कर रहे हैं, बेसिकली क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों की क्या नीड है, क्या उनको चाहिए, व्हाट ऑल प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, वो सारी चीजें ऊपर बताते हैं, सो दैट उनकी बात चेन बाय चेन ऊपर तक जाती है और उधर से कुछ रेजोल्यूशन आता है इन द फॉर्म ऑफ स्कीम्स, इन द फॉर्म ऑफ सम न्यू लॉज, न्यू नॉर्म, ये सारी चीजें आती हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है। अब डायरेक्टली हम देखते हैं व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है लीडर, दूसरे नंबर पे होता है एक्टिव मेंबर्स, एंड तीसरे नंबर पे होता है द फॉलोअर्स। लीडर कौन होता है? आपने देखा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, लेट्स से पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, बीजेपी का हेड लीडर कौन है? तो एक बीजेपी का लीडर होता है, कौन है? जेपी नड्डा साहब। तो जेपी नड्डा इज द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ये कौन है? लीडर। इलेक्शन हुआ, इंटरनल इलेक्शन होता होगा, नहीं होता होगा, ये हम आगे देखते हैं कि ये इंटरनल इलेक्शन होता क्या है। तो ये पहली चीज हो गई, ये लीडर बन गए। दूसरा कौन सा है? दूसरा मैंने बोला था एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स कौन कहते हैं? जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग होती है, उसमें जो मेंबर्स अक्सर प्रेजेंट होते हैं, जिनकी प्रेजेंस में वो मीटिंग करी जाती है, जिसकी प्रेजेंस में कोई भी डिसीजन लिया जाता है, जिसकी प्रेजेंस में कोई भी नई चीज हमारी पॉलिटिकल पार्टी में की जाती है, उन्हें कहा जाता है दी एक्टिव मेंबर्स। ठीक है, जिनको सारी चीजें पता होती है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी अब क्या कर रही है, कहां से किसको सीट दे रही है, कहां से किसको खड़ा कर रही है, टू बी द नॉमिनेशन फ्रॉम आवर पॉलिटिकल पार्टी इनटू दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये कहलाते हैं एक्टिव मेंबर्स। लास्ट होता है दी फॉलोअर्स। फॉलोअर्स कौन है? हम, आप, द सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये बेसिकली क्या है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हो। आप देखते हो अभी किसी भी सोशल मीडिया में खड़े हो जाओ, कहीं भी चौराहे में खड़े हो जाओ, अभी इलेक्शन का माहौल है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ बोलो, दूसरा आ जाएगा सपोर्ट में आपके या उस पॉलिटिकल पार्टी के, तो या तो लड़ाइयां होंगी या तो मित्रता होगी। समझ में आ रहा है? तो इनको कहा जाता है द फॉलोअर्स। आई होप दिस इज क्लियर। दीज वर द कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी? सबसे पहला फंक्शन होता है कंटेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी है तो क्या करेगी? गवर्नमेंट में आना ना, गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या करना है? इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। इसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पॉलिटिकल पार्टी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर मैं बात करता हूं डेमोक्रेसी की, तो मोर द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी डीपन इज द डेमोक्रेसी। उतनी गहरी डेमोक्रेसी होगी। जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जितनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी, उतनी अच्छी डेमोक्रेसी को दर्शाता है। समझ में आ रहा है? जैसे हमने क्या देखा था, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में कितनी पॉलिटिकल पार्टी है? एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अकेला ही है, उसी की पॉलिटिकल पार्टी है, उसी को इलेक्शन में जिताना है, खत्म बात। चाइना जाओ, वन पार्टी सिस्टम। अमेरिका जाओ, टू पार्टी सिस्टम। इंडिया में आओ, मल्टी पार्टी सिस्टम। चाइना में जाओगे तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी से, जो वहां पे रिच पीपल्स होते हैं, रिच एंटरप्रेन्योर, जो पॉलिटिकल पार्टी में जो रईस लोग हैं, उनमें से किसी दो लोग को खड़ा कर देते हैं। अब आपको एक को इलेक्शन में जिताना है। बेसिकली टू डेविल्स आर स्टैंडिंग, आउट ऑफ विच यू हैव टू सी कौन कम राक्षसी प्रजाति का है और कौन ज्यादा है। जो कम होगा उसको आप जिता दोगे। समझ में आ रहा है? दूसरा आता है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम अमेरिका में, डेवलप कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज में टू पार्टी सिस्टम है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन वहां पे भी दे डोंट हैव द चॉइस। दो हैं, दोनों अपने क्या करेंगे, कैंपेन में अपनी अपनी चीजें बताएंगे, पोर्टफोलियो दे विल गोइंग टू प्रेजेंट व्हाट ऑल थिंग्स आई विल गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 5 ईयर। ये अपना बता रहे हैं, अपना बता रहे हैं, ऑपोजिट आमने सामने खड़े होकर अपनी बातें सामने रख रहे हैं। वहां के जो लोग हैं वो देखेंगे कौन सा ज्यादा अच्छा इंसान है, उसको वोट दे देंगे। दिस इज व्हाट टू पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम,
अगर आपको लगता है कि ये एक्स वाई जेड तीनों पॉलिटिकल पार्टी बकवास हैं, आपको खुद लगता है आई कैन बी देयर इन द गवर्नमेंट एंड आई कैन चेंज द कंट्री, ठीक है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लो, खड़े हो जाओ, हो सकता है आप जीत जाओ। समझ में आ रहा है? तो ये कहलाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो यहां पे वोटर हैव द रियल चॉइसेस, 1 2 3 नहीं, मल्टीपल। इलेक्शन में जाते हो, अब जब इलेक्शन में जब आप जाते हैं टू कास्ट योर वोट, तो वहां पे आप देखते हो जो आपकी मशीन होती है ईवीएम मशीन, उसमें बहुत सारे नाम होते हैं, आउट ऑफ विच जिसको जिताना जिता दो, कोई पसंद नहीं है तो लास्ट में क्या आता है, नोटा, नन ऑफ द अबव कैंडिडेट, किसी को नहीं जिताना है, रीनेम, फिर से नाम लेकर आओ, फिर से लेके आओ, मोर देन 50% वोट अगर नोटा में जाते हैं तो आप क्या क्या होंगे, री इलेक्शन होंगे, जो नाम अभी थे हर पॉलिटिकल पार्टी से चेंज करके दूसरे लेके आओ। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड दीज आर दी टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ मतलब कंट्रीज वेयर वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, अब मैं बता रहा था फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। फर्स्ट क्या था, दे कंटेस्ट इलेक्शन। दूसरा हमारा आता है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। जब भी कभी कंटेस्ट इलेक्शन किया, इलेक्शन जीतने के बाद आप क्या करते हो, गवर्नमेंट बनाते हो, तो गवर्नमेंट बनाने के आप क्या काम करोगे, पॉलिसीज बनाओगे, प्रोग्राम्स बनाओगे, फॉर व्हाट, फॉर द पीपल। प्रोग्राम कैसे, एजुकेशन से रिलेटेड, स्किल इंडिया प्रोग्राम, ये सारी चीजें क्या है, हमारे यहां जो लोग हैं उनको एजुकेट करना, पॉलिसीज लेके आओगे, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज एंड स्कीम्स दे विल गोइंग टू पुट फॉरवर्ड आफ्टर बीइंग इन द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या आता है, मेकिंग लॉज। भाई यही जो लोग जीतते हैं कंटेस्ट इलेक्शन, आफ्टर दैट दे विल सिट इन दी लेजिस्लेचर, आफ्टर दैट दे विल सिट इन दी पार्लियामेंट, आफ्टर दैट दे विल गोइंग टू सिट इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पे बैठ के क्या काम करते हैं, लॉज बनाते हैं। लॉज किसके लिए, हमारे आपके लिए, फॉर द सिटीजन ऑफ द नेशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज दी फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। यही लोग जो होते हैं जीतने के बाद गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। हमेशा गिवन होता है 5 ईयर के लिए गवर्नमेंट बनती है, 5 साल के लिए आपको गवर्नमेंट बनानी है और उसको चलानी है। समझ आ रहा है? नेक्स्ट आता है रोल ऑफ द ऑपोजिशन। अब देखो, एक पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जिनने गवर्नमेंट बनाई है, व्हेन वन पार्टी डज नॉट गेट मेजॉरिटी, जब एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो वहां पर एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आती है और गवर्नमेंट बनाती है, मेजॉरिटी शो करती है। ऐसी गवर्नमेंट को कहा जाता है कोलिजन गवर्नमेंट। समझ आया? कोलिजन गवर्नमेंट या एक गवर्नमेंट से बनी, एक पॉलिटिकल पार्टी से बनी, ये कहलाती है रूलिंग पार्टी। ठीक है, अब बाकी पार्टी जिनके कुछ मेंबर तो बैठे होंगे पॉलिटिकल पार्टी के, कहां पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो लोग क्या करेंगे, दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल, जिसको बोलते हैं रोल ऑफ ऑपोजिशन। ये ऑपोजिशन पार्टीज होती है। ये ऑपोजिशन पार्टी क्या होती है, भाई अगर आपके यहां ऑपोजिशन पार्टी नहीं है तो निगरानी कौन रखेगा कि आप चोरी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो ये कौन होते हैं ऑपोजिशन, ये बताते हैं हमको इनके घपले, इनके लूप होल्स, दीज आर द थिंग, ये गलत कर रहे हैं, पकड़ो इनको, अगले बार इनको नहीं हमको जिताओ, हम आपके साथ हैं। समझ आ रहा है? तो दीज आर द वर्क्स ऑफ द ऑपोजिशन। अगर ऑपोजिशन नहीं हुआ तो डिक्टेटोरियल रूल चालू हो जाएगा, जो उनको करना है वो करेंगे, डर ही नहीं किसी चीज का। तो ऑपोजिशन प्ले अ वेरी वाइटल रोल। इस समय फिर रूलिंग पार्टी बहुत सोच समझ के काम करती है कि अगर मेरे से कुछ गलती हो गई, देन दे आर द पीपल दोज हु आर वाचिंग अस। समझ में आ रहा है? रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। देन आता शेप पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टी होती है जो बताती है आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी नहीं बताया ना आर्टिकल 370 हटाओ, इससे ये फायदे हैं। ओपिनियन कौन जनरेट करता है, पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी ही आपको बताती है ड्यूरिंग कैंपेन, दीज ऑल आर द थिंग विच should be included, which should be introduced to you so that your life should be more and more feasible, more and more luxurious। आपकी लाइफ और ज्यादा अच्छी होगी। हमारे देश में क्या होगा, करप्शन कम होगा। ये सारी चीज कौन बताता है, पॉलिटिकल पार्टी। आपके ओपिनियन को भी कौन चेंज करता है, पॉलिटिकल पार्टी। समझ आ रहा है? एंड लास्ट, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। भाई गवर्नमेंट मशीनरी, जब आप पॉलिटिकल पार्टी में आ जाते हो तो गवर्नमेंट के सारे रिसोर्सेज कौन यूज करता है, आप करते हो। फिर वहां से वेलफेयर स्कीम कौन लेकर आता है, आप लेकर आते हो। मनरेगा कौन लेकर आ रहा है, मनरेगा कब आया था, 2005 में। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पेपर में आएगा, कितने मार्क्स का, 1 नंबर का, लिख देना। कब आया था, 2005। फुल फॉर्म आएगा तो बता दोगे, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कब आया था, ईयर 2005।
रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेसेसिटी, मैं आपको बता चुका हूं। नाउ हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, हमारे यहां कितनी पार्टी होती हैं, इसके पहले पता होनी चाहिए कितने टाइप की पार्टी होती है। तो देखो यार, पॉलिटिकल पार्टी मैंने बता दिया, जितनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी होंगी उतनी ज्यादा डीप एंड आपकी डेमोक्रेसी होगी। लेकिन इंडिया में आपने देखा बहुत सारे लोगों ने बस मुंह उठाया, पॉलिटिकल पार्टी बना ली, बट एक्चुअली दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी। नाम के लिए तो बना ली, अपनी गाड़ी के नीचे लिख दिया अध्यक्ष किसका, फलानी पॉलिटिकल पार्टी, कोई नहीं जानता उसका नाम, लेकिन लिखा है उपाध्यक्ष ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी, सचिव ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी। आजकल हद जब हो जाती है जब सरपंच होता है ना गांव देहात में, अभी बताया हमने, तो सरपंच, आपने सरपंच लिखा, चलो ठीक है, पूर्व सरपंच, मतलब दिखावा ज्यादा है, उसमें भी लाल कलर का कपड़ा टंगा रहेगा, क्यों, अब तो हो नहीं, और उसमें क्या लिखा रहेगा, बड़े अक्षर में लिखा रहेगा सरपंच, ऊपर तू से लिखा रहता है पूर्व। जब बिल्कुल पास से आगे बिल्कुल आप घुसेड़ के देखोगे तो दिखेगा पूर्व सरपंच फलाना, क्यों, टू शो योर पावर। ये तो हमारे यहाँ बहुत होता ही है, ठीक है, छोटे शहरों में होता है, व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द मेट्रो सिटीज एंड बिग सिटीज, तो वहां पे एक विधायक तक की उतनी पूछ नहीं होती, पूछा नहीं जाता उसको, समझ में आ रहा, नॉर्मलाइज घूमते रहते हैं। समझ में आया क्या बोला। अब पॉलिटिकल पार्टीज कितनी हैं, तो हमारे यहाँ दो टाइप की पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक होती है रीजनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, और दूसरी है नेशनल या सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हम किसे कहते हैं, और इसको दर्जा कौन देता है, तो दर्जा पॉलिटिकल पार्टी का कौन देता है, हमेशा याद रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बताया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या इलेक्शन कराता है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कराता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन कराता है, नेशनल में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन कराता है, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की भी इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। समझ में आया, यही होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दर्जा देता है कि दिस इज दी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका नाम और उनका चिन्ह भी कौन देगा, अप्रूव करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। समझ आ रहा है। तो अब आता है किस पॉलिटिकल पार्टी को हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हम किसे कहते हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हम उसे कहते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी को मिनिमम 2 सीट्स, कितनी, मिनिमम 2 सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में मिले, या टोटल वोट्स का कितना परसेंट, मैं भूल गया हूं, काट देना था, ठीक है। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी मतलब दर्जा उसको मिलता है जिसको उस किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल वोट्स के 6% वोट उसको मिले हो। कितने परसेंट वोट, 6% वोट मिले हो। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी 6% वोट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जो होते हैं, प्लस एटलीस्ट 2 सीट्स इन दैट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोला, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हम उसे कहते हैं जिसमें किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के 6% वोट मिले हो, टोटल वोट के 6%। अपार्ट फ्रॉम दैट एटलीस्ट 2 सीट शुड बी won by दैट पॉलिटिकल पार्टी। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को दर्जा मिल जाता है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का। दूसरा होता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। जब भी नेशनल की बात करूंगा तो मैं इसकी बात करूंगा, लोकसभा की। तो 6% ऑफ टोटल वोट्स ऑफ लोकसभा, और का मतलब समझते हो, या 6% ऑफ द टोटल वोट ऑफ एनी 4 states इन आ लोकसभा इलेक्शन ओनली। क्या बोल रहा हूं मैं, कई पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही बहुत फेमस होती है। लेट से नॉर्थ इंडिया में फेमस है, लेट से साउथ इंडिया में फेमस है। अब ऐसी पॉलिटिकल पार्टी कभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मैं लोकसभा की बात करता हूं तो पूरा का पूरा देश वोट कर रहा है, उसका 6% बहुत ज्यादा होगा। तो उसके लिए एक दूसरा क्राइटेरिया दे दिया, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप ये कर लो, 6% किन्हीं भी 4 स्टेट की जो टोटल इलेक्शन है, टोटल वोट है, उनका 6% आप ले आओ। एंड मतलब कंपलसरी है क्या, 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन में 4 सीट आपने जीती भी हो। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या कहते हैं,
नेशनल पॉलिटिकल पार्टी. एट प्रेजेंट वी हैव 8 पॉलिटिकल पार्टी एज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, और बाकी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं जैसे आप स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बोलते हो. समझ में आया? आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर टू यू. क्वेश्चन आता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कौन रिकॉग्नाइज करता है और कैसे रिकॉग्नाइज होती है. तो ये रिकॉग्नाइज कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. करते कैसे हैं? 6% दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 6% की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं और 2 सीट चाहिए उस लेजिस्लेटिव असेंबली में. स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी 6% ऑफ लोकसभा और 6% ऑफ टोटल वोट्स ऑफ एनी 4 स्टेट इन लोकसभा प्लस 4 सीट्स इन लोकसभा. लोकसभा में 4 सीट आई है. ये कहलाती हैं क्या? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी. ये कहलाती है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट आता है चैलेंजेस फेस्ड बाय दी पॉलिटिकल पार्टी. अब पॉलिटिकल पार्टी से कौन कौन से चैलेंजेस फेस करती है, क्या क्या है? तो सबसे पहले आता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टी. लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? देश में डेमोक्रेसी तो है लेकिन आपकी पॉलिटिकल पार्टी में अंदर डेमोक्रेसी नहीं है. अंदर डेमोक्रेसी मतलब क्या है? मैंने अभी बताया था, अध्यक्ष जेपी नड्डा किसके लीडर हैं? बीजेपी. ऐसे ही अगर चले जाओ आप कांग्रेस में, तो कांग्रेस में आप देखते हो एक पर्टिकुलर फैमिली ही चली आ रही है. वहां पे इंटरनल डेमोक्रेसी हो सकता हो ही ना. क्यों? जिसको मैंने बोला उसको बना दिया अध्यक्ष, कोई दूसरा अध्यक्ष बनेगा ही नहीं. तो ऐसे में अंदर जो एक्टिव मेंबर्स हैं या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी बात सुनी जा रही है? नहीं. देयर माइट बी नो इलेक्शन. वहां अंदर इलेक्शन भी नहीं हो रहा हो, या हो सकता है बहुत फेमस पर्सनालिटीज हैं तो इलेक्शन हो भी रहा हो तो जीत गए, लेकिन हमें दूर से दिखता है कि इलेक्शन नहीं हो रहे होंगे. समझ में आ रहा है? तो ये कहलाता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. मतलब हर किसी के पास चांस नहीं मिल रहा है. कुछ लोगों ने उस पोस्ट को हड़प लिया है, रख लिया है, बांध लिया है कि भैया ये तो हमारी ही है. गेम ऑफ थ्रोन चल रहा है वहां पे. समझ में आ रहा है? दूसरा हमारे पास क्या आता है? डायनेस्टिक सक्सेशन. व्हाट डू यू मीन बाय डायनेस्टिक सक्सेशन? आपने कई पॉलिटिकल पार्टी में देखा परिवारवाद चला आ रहा है. परिवारवाद का मतलब है बाप का बेटा या बाप की बेटी ही क्या बनेगी? पॉलिटिकल पार्टी की अध्यक्ष बनेगी. बाप की पत्नी भी ले लो. समझ में आ रहा है? वही क्या बन रही है? पॉलिटिकल पार्टी की अध्यक्ष बन रहे हैं. तो यहां पर दूसरों को मौका नहीं मिल रहा है. मतलब पॉलिटिकल पार्टी अगर मेरे चाचा ने बनाई है या मेरे दादा ने बनाई है तो मैं ही उस पोस्ट का हकदार हूं. यहां पर क्या हो रहा है? पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर बन रहा है वो क्या है? डायनेस्टिकली सक्सेसिव. मतलब ब्लड ही क्या बन रहा है? लीडर बन रहा है. किसी और के पास में कमान ही नहीं जा रही है. नेक्स्ट होता है हमारा मनी एंड मसल पावर. आप कई पॉलिटिकल पार्टी में देखते हो और वहां के जो कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखते हैं तो वहां पे जिस इंसान को एक्चुअली बनना चाहिए, जो वहां के लिए एक वैल्यूएबल पर्सन है कि वो इंसान वहां से जीतेगा, वो इंसान की वहां पे बहुत ज्यादा वैल्यू है, बट ही डज नॉट हैव मनी. ही इज वेरी पुअर गाय, है ना. उसके पास कोई मसल पावर भी नहीं है, गुंडा नहीं है वो, तो उसको वो सीट कभी नहीं देते हैं, उसको वो टिकट कभी नहीं देते. टिकट किसको देते हैं? ऐसे इंसान को देते हैं जो मेरी पॉलिटिकल पार्टी में खूब पैसा लौटाए. समझा रहा? पैसा लौटाने के अलावा गुंडे उंडे खड़ा कर दे. 50 लोग चाहिए, 1000 लोग चाहिए, 2000 लोग चाहिए, लाओ खड़े कर दिए. खड़े कैसे होते हैं? आज के पैसा. इफ यू हैव द मनी देन यू कैन हैव मल्टीपल पीपल बिहाइंड यू. पैसे नहीं है, नो वन इज देयर बिहाइंड यू. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ऐसे लोगों को क्या दे दी जाती है? टिकट्स दे दी जाती है. एंड द लास्ट, पार्टी डू नॉट ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइसेस टू द वोटर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस. जब आप मसल एंड मनी पावर से लोगों को टिकट देते हो तो एक्चुअली उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग हैं, उन लोगों को आप रियल चॉइसेस नहीं दे रहे हो, मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं दे रहे हो. इसलिए हमारे देश में एक नया ऑप्शन आ गया है, नोटा, नन ऑफ द अबव कैंडिडेट्स. ये कब अच्छा होगा? नन ऑफ द अबव कैंडिडेट्स में सबसे ज्यादा वोट कब पड़ेंगे, सबसे ज्यादा मेजोरिटी में ये चीजें कब आएंगी? जब हमारे देश के लोग अवेयर होंगे. समझ में आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है. Then there is less corruption. Now, effort made to remove the political parties. रिफॉर्म दी पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी में सुधार कैसे करें? तो पॉलिटिकल पार्टी में सुधार करने के लिए हमारे देश की गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की. सबसे पहले आप देखते हो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लेकर आए थे? कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए हैं एक चीज जिसको हम कहते हैं क्या है कि एक भी इंसान दल बदल कर देते हैं. दल बदल का मतलब क्या है? एक कोई इंसान हु won the election from being in X political party, after winning the election वो क्या करता है? दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में कूद जाता है. मतलब मेरे को अभी उस चीज का नाम याद नहीं आ रहा है. ठीक है, तो ये चीज अलग करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया कि अगर आप जीतने के बाद, ठीक है, आप जीतने के बाद अगर क्या करते हो, पॉलिटिकल पार्टी चेंज करते हो तो उस सीट से आपको अलग कर दिया जाएगा. मींस आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोस्ट यू कैन चेंज द पॉलिटिकल पार्टी.
अब अगर आप अपनी दम पे जीते हो, नॉट विद द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर से इलेक्शन होगा, खड़े हो जाना दूसरी पार्टी से और जीत जाओ। अगर जीत गए तो ठीक है, हार गए तो अलग करो। समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे नॉर्म्स लेके आए जिसमें कभी भी इसमें ये चीज गड़बड़ी ना हो। दूसरा आप देखते हो कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि आपके पॉलिटिकल पार्टी से आप जिसको भी खड़ा कर रहे हो, जिसको भी टिकट दे रहे हो, उसको अपना पूरा इकोनॉमिकल, अपना पूरा ब्यूरा देना होगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड एवरीथिंग, वॉट एवर यू हैव डन, आपके पास कितनी संपत्ति है, आपने अभी तक क्या किया है, आपने कितनी एजुकेशन ली है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर ऑन द साइट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कई चीजें और रिस्ट्रिक्शन लगा दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, और इलेक्शन कमीशन ने एक चीज और बोला है कि विद इन दिस पर्टिकुलर अमाउंट, इससे ज्यादा आप पैसा खर्च नहीं करोगे इन द इलेक्शन कैंपेन। ऑल्दो वो होता है, लेकिन फिर भी ठीक है। ये सारी चीजें क्यों हैं कि हमारे देश में करप्शन खत्म हो। और हमेशा याद रखना, सिर्फ कास्ट नॉल ये सारी चीजों पे अगर फोकस करते रहोगे तो बाकी के बहुत सारे मुद्दे हैं जो छुप जाएंगे। समझ आ रहा है? तो आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक। लेट्स स्टार्ट द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, मतलब पॉलिटी मतलब इकोनॉमिक्स, उसका इकोनॉमिक्स नहीं, सिविक्स, आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी क्लास 9th और क्लास 10th में जितना भी डेमोक्रेसी के बारे में आपने पढ़ी है चीजें, पहलू, वो सारी चीजों को हम यहाँ पे देख लेंगे, खत्म कर देंगे क्या है। तो बेटा डेमोक्रेसी से आपको क्या क्या मिलता है? तो डेमोक्रेसी से आपको बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, जैसे गवर्नमेंट चुनने का, सिटीजन्स बनने का, ठीक है, फंडामेंटल राइट मिलने का, ठीक है, इक्वेलिटी का। ये सारी चीजें कब मिलती हैं? जब आप डेमोक्रेटिक कंट्री में होते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट्स देयर इन डिक्टेटरशिप, व्हाट्स देयर इन मोनार्की। तुम अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हो, हु नोज तुम कल प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, हु नोज तुम कल चीफ मिनिस्टर बन जाओ, हु नोज कल तुम सेक्रेटरीट बन जाओ, कुछ भी बन सकते हो। तो डेमोक्रेसी में हो इसलिए पॉसिबल हुआ। सेकंड देखते हैं हम, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, दीज आर अकाउंटेबल, लेजिटिमेट एंड रिस्पॉन्सिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, पेपर में आता है, हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एन अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो भैया जब मैं बात करता हूं अकाउंटेबल की, तो अकाउंटेबल का हिंदी मतलब होता है जवाबदेही। तो जब भी कोई गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो वो आपके लिए जवाबदेह होती है, अकाउंटेबल होती है। यू कैन आस्क द गवर्नमेंट दैट व्हाई यू हैव डन दिस पर्टिकुलर थिंग, आपने जो भी चीज की है क्यों की है। और अगर आप बताने में अक्षम हो, ठीक है, नहीं बता पा रहे हो, तो आफ्टर 5 ईयर जब आपका इलेक्शन होगा, इलेक्शन मतलब आपका टेस्ट होगा, आपका एग्जाम होगा, 5 साल आपने क्या काम किया है, उसके बदले 5 साल बाद जब आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे तो हम आपको दोबारा उस जगह पे नहीं बिठा लेंगे, वी विल नॉट गोइंग टू वोट यू। आज वोट नहीं मिलेंगे, आप नीचे गिर जाओगे। समझ में आ रहा है? तो आप जवाबदेह हो, किसके लिए? हमारे लिए, मींस यू आर उत्तरदायी। उत्तरदायी मतलब उत्तर देने के लिए हो, यू आर अकाउंटेबल टू अस। सेकंड, रिस्पॉन्सिव, जो भी गवर्नमेंट बनती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने देश में रहने वाले लोगों की नीड को फुलफिल किया जाए, अपने देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी बेसिक नीड को फुलफिल किया जाए। कैसे? उनको जॉब दो, अगर जॉब नहीं देते तो बेरोजगारी भत्ता दो, मींस अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दो। मनरेगा उसी के लिए ना आया। आपके देश में जो लोग रह रहे हैं उनको बेसिक नीड्स फुलफिल करो, मतलब बेसिक नीड में हॉस्पिटल, दैट इज मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सारी चीजें उनको दो। समझ आ रहा है? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द गवर्नमेंट ऑफ योर कंट्री। ठीक है। लेजिटिमेट, वट एवर थिंग्स यू आर डूइंग, कोई भी इंसान आपकी उस चीज के लिए वट एवर लॉ यू हैव मेक, वी कैन डायरेक्टली अपील इट टू द कोर्ट। हम कोर्ट में इसकी चीजें सामने ले जा सकते हैं, एंड देन यू हैव टू गिव रिप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। समझ में आ रहा है? जब हम बात करते हैं किसकी, डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ, जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी शो होती है। मतलब जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में हर इंसान के पास पावर है। हमने देखा पावर शेयरिंग पढ़ा ना हमने, तो पावर शेयरिंग में हमने क्या देखा, यहां पे जो पावर है वो किसी एक के हाथ में नहीं है। डिक्टेटरशिप में थी, मोनार्की सिस्टम में थी, तो मोनार्की सिस्टम में जो भी लोग उनके नजदीक हैं राजा के, वो क्या होंगे, कंटिन्यूअसली डेवलप होंगे, रिच होते जा रहे हैं, और जो लोग इनके साथ नहीं है वो कंटिन्यूअसली डिमोटिवेट हो रहे हैं, डिमोट हो रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है, अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है, गरीब और अमीर के बीच में जो गैप है वो वाइडन होते जा रहा है, खाई गहरी होती जा रही है। समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस कहां नहीं होता, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन आइडियल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी। आइडियल फॉर्म में लगा रहा हूं क्योंकि जब भी अभी भी आप देखते हो देयर आर मल्टीपल डेमोक्रेसी जहां पे ये चीज नहीं होती, बिकॉज देयर आर सर्टेन बग्स तो होंगे। क्यों? वी आर डीलिंग विद द रियल ह्यूमन बीइंग,
ह्यूमन बींग्स के साथ डील कर रहा हूँ ना, मशीन के साथ थोड़ी ना डील कर रहा हूँ। तो जब भी कभी ह्यूमंस के साथ डील होता है तो बहुत सारी चीजों में आपको बग्स दिखेंगे। बग्स मतलब देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम विच शुड बी रिजॉल्व, धीरे धीरे रिजॉल्व करेंगे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, गरीबी। अभी रिसेंट न्यूज है, यस्टरडे आई सॉ द न्यूज दैट एमपी में एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म हो गई है। एक्सट्रीम पॉवर्टी जैसी चीज नहीं है ऑन पेपर, एट स्टिल वी सी पीपल ऑन रोड साइड, इनके पास बेसिक नीड्स नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, उनके पास घर नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि 2 टाइम का खाना पेट भर के खा पाए। बट ऑन पेपर दिस हैज बीन इरेडिकेटेड। हमारे पेपर में मतलब जो हमारे देश में बताया गया है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी नाम की चीज खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब वो कितनी सही है आपको भी पता है। ठीक है, इनइक्वालिटी, जब भी हमारे देश में डेमोक्रेसी आएगी तो बट ऑब्वियस है, मैंने बताया कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट, तो यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी वाली चीज ही खत्म कर रहे हैं। जो भी लोग निचले तबके के लोग, जिनको नीचे दबाया जा रहा है, उनको उठाने का काम यही पॉलिटिकल पार्टी करती हैं। उनका नाम लेके क्या करती हैं, वोट बैंक बनाती हैं और वोट देती हैं। ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नेक्स्ट एंड द लास्ट, आई थिंक द लास्ट टॉपिक of the book is accommodation of social diversity. It is possible only in democracy that all the distinct people who are living in our country are living peacefully. India is a diverse country. लोग बोलते हैं हमारे यहाँ अलग अलग जात, अलग अलग धर्म, अलग अलग जेंडर, अलग अलग बोली, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग देयर कल्चर रहते हैं। वो तभी पॉसिबल हो पाया जब हमारे यहाँ वी हैव अ गुड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। समझ आया? इस चैप्टर में क्वेश्चन हमेशा यही आता है, डिग्निटी ऑफ द पीपल। डिग्निटी ऑफ द पीपल का मतलब है अगर डेमोक्रेसी नहीं होती, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश रिजीम, बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा, हमें ट्रीट किया जाता था एज एन ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट से एज अ ह्यूमन बीइंग कब ट्रांसफर हुए? व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस, व्हेन वी गॉट द डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि आपकी इज्जत हुई, आपको डिग्निटी मिली। डिग्निटी कब पता चलता है? इलेक्शन अभी है, अभी देखना आपके घर के आसपास जो नेता बनने वाला होगा, जो एमपी के लिए खड़ा हो रहा होगा, जिसको टिकट मिली होगी, वो आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करेगा। क्यों करेगा? उसको चाहिए क्या? सीट, उसको चाहिए क्या? वो पर्टिकुलर पोजीशन, उसके लिए वो सब कुछ करेगा। तो आप उसके लिए क्या हो? भगवान हो। इट्स योर डिग्निटी। समझ में आ रहा है? तो इट्स डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ विच यू हैव गेन्ड योर डिग्निटी। समझ आ रहा है? सो आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज क्लियर टू यू। मुझे इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में जितना एक दिन में बता सकता था वो आपको बताया। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम जो आपको नहीं समझ में आया, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। एक वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा जिसमें चारों चैप्टर्स के लिए, चारों चैप्टर्स से मेरा मतलब चारों सब्जेक्ट्स, जो सब सब्जेक्ट है, दैट इज पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल रात में हो सकता है हम लोग डालेंगे। तो वो क्वेश्चन आप जरूर करके जाएं, बाकी कुछ करें ना करें, और इस वीडियो को अंत तक देखना। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।